हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400। ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है? दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर दोज इंफॉर्मेशन व्हिच हैज़ बीन ऑलरेडी इनकर्ड, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुके हैं पास्ट में। जैसे कि हम जो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, फॉर द जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2026, ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, ये सारी जो भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, दोज आर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है। फ्यूचर के बारे में हम बनाते हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि अगले 1 साल में मेरा P&L ऐसा दिखेगा, ठीक है, अगले 5 साल में मेरा बैलेंस शीट ये दिखने वाला है। तो ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी होता क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों आया मतलब 3400? तो होता क्या है, बहुत सारी स्टार्टअप्स है या तो कंपनियां हैं, उनको ना बहुत बारी नए प्लान्स लगाने पड़ते हैं, या तो कोई स्टार्टअप है तो उनको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो वो पैसे के लिए कहाँ पे जा सकती हैं? तो हम फाइनेंसिंग में पढ़ते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, तो इक्विटी होता है, तो डेट होता है, ठीक है। तो इक्विटी में क्या होता है कि हम या तो खुद के पैसे या तो इन्वेस्टर के पैसे से हम क्या पैसे उठा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इन्वेस्टर के पास जाते हो ना, तो इन्वेस्टर बोलते हैं कि भैया अगले 4-5 सालों में या तो 10 सालों में आप कितना पैसा मुझे बना के दे सकते हो, ताकि मैं देखूँ मेरा क्या फ़ायदा है उससे, मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो उनके लिए मैं क्या बना के दूँगा? प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बना के दूँगा और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के दूँगा, ठीक है, ताकि वो देख पाएँ कि कितना पैसा हम जनरेट करने वाले हैं। अगर आप डेट उठाना चाहते हो तो डेट में भी क्या बैंक के पास जाओगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, ठीक है, तो उनको भी सेम चीज़ चाहिए रहेगी, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो उनके लिए जो भी हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अगले 4-5 सालों में एस्टिमेशन के बेसिस पे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जैसे कि लोन एप्लीकेशंस के लिए, इक्विटी अप्रेजल्स के लिए ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। और 3400 का नीड क्यों आया? ताकि हम ऑडिटर, क्योंकि अब वो बनाएँगे तो किसके पास आएँगे? सीए के पास आएँगे। तो सीए लोग कैसे एग्ज़ामिन करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें ये बताती है। अब देखो, जब सीए के पास आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही वो एग्ज़ामिन करे, ठीक है। कोई और सीए भी हो सकता है, किसी और सीए को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट। और यहाँ पर हम एश्योरेंस कैसा देंगे? मॉडरेट देंगे। क्यों? कि आगे हम समझेंगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आएँगी। उसके बाद में हम इस वीडियो में सिर्फ 3400 की बात करेंगे, बाकी 2 एश्योरेंस एंगेजमेंट का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, एजम्पशंस के ऊपर, क्योंकि जो भी अगले 4-5 सालों में हम जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने वाले हैं, दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट वी हैव टेकन, ठीक है। तो देखो, एजम्पशंस अबाउट इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में एजम्पशंस जो शायद फ्यूचर में हो भी सकते हैं या तो नहीं भी हो सकते हैं, दैट मे अकर इन द फ्यूचर। एंड सेकंड नंबर, एंटिटी क्या-क्या पॉसिबल एक्शंस ले सकती है, ठीक है। तो अगर इन दोनों की वजह से assumptions about the events that may occur in the future and possible actions by an entity, ये दोनों को बेस्ड भी जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव इन नेचर रहता है, मतलब हर लोगों का अलग जजमेंट है, कोई 30% एजम्पशन लेगा, कोई 20% लेगा, ठीक है। तो कंसिडरेबल जजमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। और पीएफआई 2 तरीके से बनाई जा सकती है, या तो फोरकास्ट से या तो प्रोजेक्शन से या तो दोनों से। तो फोरकास्ट मतलब क्या होता है? देखो, फोरकास्ट मतलब हम बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल हम पिछले 4-5 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं और 4-5 सालों में हमारा रेवेन्यू कैसा है? 5%, 5.5%, 6%, 5%, ऐसा। तो ऑन एन एवरेज 5% से हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन अगले 4-5 सालों में के लिए क्या होने वाला है? 5% ही तो होगा, क्योंकि वही हम पिछले कर रहे हैं उतना ही। लेकिन अगर हमने सोचो 10% ले लिया या तो 1% ले लिया, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों में कहीं न कहीं एडवर्स डेविएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा बेस्ट एस्टिमेट 5% रहेगा। तो एजम्पशंस एज़ टू फ्यूचर इवेंट्स व्हिच मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस, क्योंकि 5% होते आ रहा है तो मैनेजमेंट को भी यही तो लगेगा ना कि अगले 4-5 साल में 5 ही परसेंट होगा। और मैनेजमेंट जो भी एक्शंस लेने वाला है वो भी चीज़ें, ठीक है।
एज ऑन द डेट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड, जिस डेट पे ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जाएगी उस डेट पे जो मैनेजमेंट एक्शंस रहेगी, जो भी एजम्पशंस हम लेके बनाएंगे उसको हम बोलते हैं फोरकास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या, इसमें कोई प्रोविज़न, रिस्क का प्रोविज़न नहीं रहता है, क्योंकि हम बोलते हैं बेस्ट एस्टिमेट लेते हैं हम अपना। ठीक है, तो एडवर्स डेविएशन का चांसेस नहीं रहता है। हाइपोथेटिकल में क्या रहता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्शंस जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई हम ऐसा हिस्ट्री का ट्रेंड देख के या तो कुछ ऐसा देख के हम नहीं ले रहे हैं, बेस्ट एस्टिमेट हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम हाइपोथेटिकल एजम्पशंस ले रहे हैं, कुछ भी एजम्पशंस ले रहे हैं, तो वहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि assumptions about future events and management actions which are not necessarily expected to take place, जैसे कि स्टार्टअप फेज में और द मेजर चेंज ऑपरेशंस में आप मेजर चेंज करने वाले उसकी जगह पे ये हाइपोथेटिकल एजम्पशंस लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एग्जांपल है जो मैंने बताया वही एग्जांपल है, आप रीड कर लेना। उसके बाद में क्या सीए अपना नाम एसोसिएट कर सकता है पीएफआई के साथ में या नहीं? तो देखो जो सीए एक्ट 1949 है उसके सेकंड शेड्यूल में पार्ट फर्स्ट में क्लॉज 3 है। तो क्लॉज 3 क्या बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो अपना नाम परमिट करता है, जैसे कि आकाश चौधरी है, ठीक है, उसको एंगेजमेंट मिला है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसने रिपोर्ट पे सीए आकाश चौधरी लिख दिया, या तो उसका एक फर्म है, ठीक है, फर्म का नाम है चौधरी एंड एसोसिएट, तो उसके रिपोर्ट में लिख दिया चौधरी एंड एसोसिएट करके साइन कर दिया, तो ये आप कर तो सकते हो। ठीक है, और किसके कनेक्शन में हो रहा है, इन द एस्टिमेट ऑफ द अर्निंग्स ऑन कंटिजेंट फ्यूचर ट्रांजेक्शन, यहाँ पर भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होंगे, फ्यूचर में अर्निंग करने वाले हो और कंटिजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना करो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप इस मैनर में करते हो कि विच में लीड टू द बिलीव, जो लोगों को ये लगे कि आप कहीं ना कहीं उस सारे जो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं उसकी एक्यूरेसी को आप वाउच कर रहे हो, बस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो गया तो आप गिल्टी पाए जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप बनाओ, आप एग्जामिन करो पीएफआई का, लेकिन रिपोर्ट में आपको कहीं पर ये नहीं लिखना है कि मैं इस फाइनेंशियल फोरकास्ट की एक्यूरेसी को वाउच कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ ट्रू एंड फेयर भी होने वाला नहीं, इसीलिए हम अपना एश्योरेंस भी मॉडरेट देते हैं। ठीक है, हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि आप ये कर सकते हो, मतलब कि ये एंगेजमेंट आप ले सकते हो, बस 4 चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको अपने रिपोर्ट में क्लियरली इंडिकेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। ठीक है, फॉरकास्ट का आपका बेसिस क्या है, मेजर एजम्पशंस क्या क्या आपने लिए हैं। ठीक है, और आपको एक्यूरेसी को मतलब वाउच नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 4 चीज़ें आप ध्यान से याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में ये रियल एग्जांपल है, आप एक पढ़ लेना। और देखो ये जो वाली चीज़ है ना कि एक्यूरेसी वाउच वाली सिर्फ फोरकास्ट पे नहीं लगती है, ये हाइपोथेटिकल एजम्पशन में भी लगेगी। ठीक है, वहाँ पर भी आपको नहीं बताना है कि वहाँ तो और नहीं बता सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में नेचर ऑफ एश्योरेंस ऑफ पीएफआई के नेचर ऑफ एश्योरेंस देखो, तो ये एविडेंस कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव नेचर में रहता है जो भी है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है। भले ही आपके पास ऐसे एविडेंसेस हो जो सपोर्ट करते हैं एजम्पशंस को, ठीक है, लेकिन वो सारे एविडेंस क्या है, जनरली फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं, इसीलिए स्पेकुलेटिव और नेचर रहते हैं। इसीलिए आप रिपोर्ट में कभी ये नहीं बोल सकते हो कि रिजल्ट विल बी अचीव्ड। ठीक है, आप अपना ओपिनियन ऐसा नहीं दे सकते हो कि रिजल्ट्स तो अचीव होंगे। तो हम रिपोर्ट में हमेशा क्या नेगेटिव एश्योरेंस देंगे। पॉजिटिव में हम क्या देते हैं, दैट वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, और उसके बाद में ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर देता है, ये देते हैं। लेकिन नेगेटिव एश्योरेंस में हम क्या लिखते हैं, दैट नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ध्यान में तो नहीं आई है। ठीक है, जब हमने एग्जामिन किया तो हमारे ध्यान में तो कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आई हैं जिसकी वजह से हम ये बोल सकें कि एजम्पशंस जो थे ना वो रीजनेबल बेसिस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसी वर्डिंग लिखने वाले हैं, मतलब इनडायरेक्टली, मतलब इसको नेट में बोला जाए तो ये बोल सकते हो कि जो भी एजम्पशंस हमने मतलब मैनेजमेंट ने यूज़ किया है उस सारे एजम्पशंस का रीजनेबल बेसिस है। ठीक है, कुछ अनरीजनेबल या तो ऐसी चीज़ें नहीं ली गई हैं।
की डिस्टिंक्शन हिस्टोरिकल में पॉजिटिव रहता है, पीएफआई में नेगेटिव एश्योरेंस रहता है। अभी मैनेजमेंट और ऑडिटर का देखना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए, बेसिस ऑफ फोरकास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए, और ऑडिटर एग्जामिन करता है, एंगेजमेंट लेटर साइन कराता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग अगर आपको लगता है प्रैक्टिकेबल है तो उस एक्सटेंट तक आप वो स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग यहाँ पर लगाओगे। टर्म्स एंड इंगेजमेंट्स आपको साइन करानी पड़ेगी क्लाइंट के साथ एग्री करने के बाद, और इंगेजमेंट लेटर भी भेजना पड़ेगा जिसमें टर्म्स एंड इंगेजमेंट लिखे रहेंगे। अब देखो, आप ऑडिटर हो, आप एग्जामिन करने जा रहे हो पीएफआई के, तो आपके कुछ ड्यूटीज़ बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से ड्यूटीज़ बनते हैं? तो फर्स्ट नंबर, जब आप एग्जामिन करने जाओगे तो ऑडिटर आपको क्या ऑब्टेन करना है? आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग दिस 4 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स के लिए? अब देखो, मैनेजमेंट जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाता है तो दैट इज़ बेस्ड ऑन ईदर द बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस और हाइपोथेटिकल एजम्पशंस, ठीक है। तो जो बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस है ना, दैट आर नॉट अनरीजनेबल, वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। और हाइपोथेटिकल एजम्पशंस है ना, वो एजम्पशंस आर कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो कंसिस्टेंट बनाओ, कि अगले 5 सालों में अगर आपने 5% का ग्रोथ लिया है तो 5% ही रखो। अगले 5 सालों में अगर 50% का ग्रोथ लिया है तो 50% ही हर साल रखो। ऐसा नहीं किसी साल 50%, किसी साल 60, किसी साल 10%, ऐसा मत करना। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और एस्टिमेट के केस में आपका अनरीजनेबल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में एजम्पशंस क्या है? आपको पीएफआई प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से बनाना है, और एजम्पशन के बेसिस पे बनाना है। तो ऊपर अगर आपने एजम्पशंस गलत ले लिया तो आपका पीएफआई भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स वहीं से फ्लो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पीएफआई जो है प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड होने चाहिए, और सारे के सारे मटेरियल एजम्पशंस का एडिक्वेटली डिस्क्लोज होने चाहिए। आप इंडिकेशन बता देना कि ये एजम्पशंस हमारा बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन है, और दूसरा जो भी है वो हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। ये आप एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना। पहला नंबर पीएफआई तो आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करोगे। दूसरा नंबर, जितने भी मटेरियल एजम्पशंस है, अभी सारे एजम्पशन को एक साइड करो, उसमें से छांटो कि मटेरियल एजम्पशंस कौन से हैं, वो सारे डिस्क्लोज करो, और उन मटेरियल एजम्पशंस में क्लियरली इंडिकेट करो कि ये वाला एजम्पशन मेरा बेस्ट एस्टिमेट है, ये वाला एजम्पशन मेरा हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या, पीएफआई क्या है, कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाना है यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जो भी आपको डिप्रिसिएशन का लगना है, ओपेक्स का लगाना है, इन्वेंट्री का लगाना है, ठीक है, मतलब 115 अगर इंडियस सेल्स का लगाना है, तो सारी चीज़ें वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लगा के ही प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाओगे, ठीक है। आप ऐसे सडनली अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। सो दीज आर द 4 ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर एग्जामिनिंग द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंशियल है और कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया, एजम्पशंस सही रहेंगे तो आपका पीएफआई सही होगा, तो प्रेजेंटेशन सही होगा, मिसलीडिंग नहीं होगा, और सारा कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो, आप अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जाते हो तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। तो क्या क्या वो प्रिकॉशंस हैं? तो देखो, फर्स्ट नंबर, बिफोर एक्सेप्टिंग क्या देखना पड़ेगा, इंटेंडेड यूज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्या है? तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो पूछो कि आपको ये पीएफआई किसको देना है? तो वो बोलेगा मुझे बैंक को देना है। क्यों? क्योंकि मुझे लोन लेना है। तो इसका यूज़ क्या है? पीएफआई बना के दूँगा ताकि मुझे लोन ऑब्टेन हो। तो उसका इंटेंडेड यूज़ वही है, बैंक लोन लेने के लिए। अब या तो वो बोलेगा मुझे क्योंकि फाइनेंसिंग उठाना है तो मैं इन्वेस्टर के पास जाऊँगा पैसे रेज़ करने, ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए। तो इक्विटी इन्वेस्टर है इसका पर्पज़, ठीक है। तो इंटेंडेड यूज़, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो पर्पज़ डिटरमाइन करता है कि किस लेवल का स्क्रूटनी हमें करने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर, आप देखो, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पीएफआई तो किसको देने वाले हो? क्या ये जनरल पब्लिक के लिए है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस जब हम इशू करते हैं तो वहाँ पर, या ये तो पीएफआई सिर्फ शेयर करो आप बैंक के साथ में शेयर करो, सिर्फ एक बैंक के साथ, तो वो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अगर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि जनरल पब्लिक के लिए है, तो वहाँ पर बहुत लोग का इंटरेस्ट रहेगा, इसीलिए हायर रिस्क रहेगा। हायर रिस्क की वजह से हमें ज़्यादा रिगरस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर है कि नेचर ऑफ एजम्पशंस। तो एजम्पशंस जो हम लेने वाले हैं उसका नेचर क्या है? आर द बेस्ट एस्टीमेट? अगर बेस्ट एस्टीमेट है तो मोर वेरीफाइबल होगा, हम अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। इधर ओके, हाइपोथेटिकल एजम्पशन है तो उस केस में बहुत हार्ड हो जाता है वेरीफाई करना, क्योंकि बहुत ही अनरियल नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए ये अफेक्ट करता है हमारे एग्जामिनेशन अप्रोच को, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करने वाले हो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ होने वाला है, बैलेंस शीट होने वाला है, कैश फ्लोज होने वाला है, तो मोर एलिमेंट्स अगर रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में पीरियड कवर्ड, कितने पीरियड के लिए आप करने वाले हो, 1 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो अगर लॉन्गर द पीरियड है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेकुलेटिव और हार्डर टू वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको ध्यान रखना है जब भी आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जाते हो तो 5 चीज़ें। ठीक है, तो ड्यूटीज़ में 4 चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस में 5 चीज़ें हैं, उसके बाद में हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अगर हम एग्जामिन करने जाएंगे तो कैसे उसको एग्जामिन करेंगे। तो देखो एग्जामिनेशन प्रोसीजर में क्या रहेगा, हम नेचर देखेंगे, टाइमिंग देखेंगे और एक्सटेंट देखेंगे एग्जामिनेशन प्रोसीजर का। सो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है दैट डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर। फर्स्ट वन इज दैट कि नॉलेज obtained ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट। अब एक बात बताओ, आप पहले देखना, क्या पहले ऐसे कोई एंगेजमेंट आपके पास आई थी या नहीं आई थी। तो पहले ऐसी एंगेजमेंट आई थी तो आपने वहाँ से कुछ नॉलेज obtain किया होगा। सो उस नॉलेज का आप इस एंगेजमेंट में यूज़ करो ना। सो दैट इज़ दैट नॉलेज जो भी obtain किया है तो प्रायर एक्सपीरियंस होगा आपके पास में, तो आपको क्या करेगा, रिस्क को असेस करने में मदद करेगा और आप कॉम्पिटेंस बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, सेकंड नंबर इज़ दैट मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस चेक करो। अब मैनेजमेंट के क्या पता हो 4-5 लोग ऐसे लोग मिलके आ गए हों, स्टार्टअप खोल दी हो। ठीक है, अब उन लोगों के पास ज़्यादा आइडिया नहीं है, ना तो अकाउंटिंग का नॉलेज है, ना किसी का नॉलेज है, तो कुछ भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट इनकम्पिटेंट है। तो मैनेजमेंट अगर इनकम्पिटेंट होगा तो बताओ उनके गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे। तो हायर रिस्क ऑफ एरर इन प्रोजेक्शंस, वो सारे कुछ भी एजम्पशंस लगा सकते हैं, कुछ भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर बढ़ जाएगा, हम और ज़्यादा डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस भी डिपेंड करेगा। अगर मैनेजमेंट लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, सीए लोग हैं, एमबीए बहुत तगड़े लोग हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको कम काम करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सही होंगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड थर्ड नंबर में है कि लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आपको पीएफआई देख के क्या लगता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा या तो कम है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो हमें मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। अगर कम है तो हमको फिर लेस रिस्क होगा तो कम प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी डिसाइड करता है आपका। ठीक है, सो दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स ताकि आप किस लेवल का चेकिंग कर पाओ। ठीक है, उसके बाद में एक्सटेंड टू हुइच पीएफआई इज़ अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट्स जजमेंट, मतलब किस हद तक आपका पीएफआई अफेक्ट होता है ड्यू टू मैनेजमेंट जजमेंट। कि मैनेजमेंट जजमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाया है, हर जगह जजमेंट लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट लाओगे ना तो पूरा पीएफआई हिल जाएगा। तो देखो अगर मोर जजमेंट इन्वॉल्व है तो मोर सब्जेक्टिविटी रहेगी और हमें मोर स्क्रूटनी करनी पड़ सकती है। उसके बाद में आप इन्फॉर्मेशन का सोर्स देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं जो सोर्सेस ले रहा हूँ या तो कोई थर्ड पार्टी से ले रखा है जो कि क्रेडिबल ही नहीं है, तो उसकी एडिक्वेसी चेक करो, रिलायबिलिटी देखो सोर्स का। ठीक है, और कहीं थर्ड पार्टी से ले रखा है तो इंडस्ट्री स्टैटिक्स वगैरह वो भी देखो, क्योंकि अगर सोर्स अगर अनरिलायबल है तो कहीं ना कहीं पीएफआई क्या है, पीएफआई एक सस्पेक्ट में आ जाएगा कि ये सही तरीके से नहीं बनाया गया है। क्योंकि आपका अगर सोर्स ही गलत है तो आपके एजेंशंस गलत होंगे, आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी वो भी गलत हो जाएगा। तो हमको फिर पूरी तरीके से हर चीज़ ही चेक करनी पड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो एंटिटीज बिजनेस, स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस देखो। अब एंटिटी कुछ ऐसे बिजनेस में एंटर कर रही है जो अभी तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या उसको प्लानिंग में है कि अगले 2 साल में ऐसा रेगुलेशंस ले आए कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे या तो बैन ही कर दे। ठीक है, जैसे कि अभी होना जैसे ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह है, तो ऐसे बिजनेस में तो उसकी स्टेबिलिटी देखो। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले 2-3 सालों में तो बंद ही हो जाएगी। तो बंद ही हो जाएगी तो पैसे उठा के करोगे क्या, फिर भी तुम बंद हो जाओगे। तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा वॉलेटाइल है तो अनस्टॉपेबल बिजनेस है, तो एजम्पशंस बहुत हार्डर हो जाएंगे सपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद में देखो आपका जो भी इंगेजमेंट टीम है ना, उनके एक्सपीरियंस देखो, उनके एक्सपीरियंस इस बिजनेस में या तो इस इंडस्ट्री में पहले रह चुके हैं या तो नहीं रह चुके हैं। ठीक है, और विद रिपोर्टिंग ऑन द पीएफआई इसके रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर है तो अगर देखो उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो हमें कहीं ना कहीं एजम्पशंस के रीजनेबलनेस को एज्यूम इवेल्युएट करने में मदद पड़ जाएगा, वरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर द की फैक्टर्स to decide the nature, timing and extent of the examination procedures to be performed for the prospective financial information। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दैट इज़ नॉट मच वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। तो 6 पॉइंट्स हैं। तो आप रिपोर्ट बनाने के पॉइंट आ गया, आपने सारा कुछ चेकिंग वगैरह कर लिया, अब आपको प्रेजेंट करना है रिपोर्ट में और डिस्क्लोज करना है। तो क्या-क्या चीज़ें आप करने वाले हो? तो पहला नंबर देखो, अब पीएफआई इस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेटिव रहे और मिसलीडिंग ना रहे। आप कुछ ऐसी चीज़ें छुपाओ मत, ऐसी चीज़ें गलत तरीके से प्रेज़ेंट मत करो, जिसकी वज़ह से मिसलीड हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफआई इज़ इन्फॉर्मेटिव एंड नॉट मिसलीडिंग। सेकंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी लगाए हैं दैट आर क्लियरली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में असम्पशन्स जो भी आपने लिए हैं वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है नोट्स में। और जहाँ पर असम्पशन्स क्या है, बेस्ट एस्टिमेट है या तो हाइपोथेटिकल है, तो वो भी क्लियरली आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। और आपने कुछ ऐसे एरियाज़ में असम्पशन्स लगाए हैं, जैसे कि आपने सेल्स में बहुत सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट है, 3-4 है, तो वहाँ वहाँ पे रिलेटेड कुछ असम्पशन्स लगाए। तो देखो सेल्स बहुत ही मटेरियल होता है, ठीक है? वो मटेरियल है और सब्जेक्ट टू हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो उस केस में भी आपको ये अनसर्टेनिटी और रिजल्टिंग ये सारे डिफरेंसेस आपको बताना पड़ेगा, एडिक्वेटली डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में जिस डेट में पीएफआई बनाया गया है, वो डेट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? और उस डेट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि असम्पशन्स वगैरह एप्रोप्रिएट है कि नहीं है इस डेट पे। उसके बाद में देखो कहीं न कहीं होता है कि अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो किसी कंपनी की, ठीक है? इन्वेस्टर को सबमिट करने के लिए आपने डीसीएफ वैल्यूएशन बनाया है, आपने प्रोजेक्शन किया है, 3 स्टेटमेंट मॉडल भी बनाया है, प्रोजेक्शन किया है, दिखाने वाले हो। तो वैल्यूएशन ना कहीं न कहीं रेंज में आता है। हम 3 चीज़ें देखते हैं, बेस्ट, वर्स्ट, मॉडरेट देखते हैं। तो उसके आपका वैल्यूएशन निकल के आता है 100 टू 400 करोड़। तो एस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो ये जो रेंज आपने डिसाइड किया ना, ये आप रेंज भी बताओ। और देखो वो रेंज ज़ोन है ना, वो रेंज आपको ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है ताकि वो बायस्ड हो या तो मिसलीडिंग मैनर में हो, ठीक है? आपको सही तरीके से आपको बताना है ताकि वो मिसलीडिंग ना हो, ठीक है? उसके बाद में लास्ट में देखो, अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आता है, ठीक है? तो वो भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है? और बोल रहे हैं इफ देयर इज़ एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एंटिटी फ्रॉम दैट डिस्क्लोज इन द मोस्ट रिसेंट। मतलब अभी जो गया है 31 मार्च गया है ना, उसमें अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसी लिया है, उसके अलावा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फर्स्ट ईयर में किया है, ठीक है? तो वो आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि देखो पिछले 5 साल पहले आपने कुछ चेंज किया था, अभी फिर 2 साल पहले आपने कुछ और चेंज किया है, तो 5 साल पहले वाला चेंज आपको नहीं बताना है। आपके 2 साल पहले जो फ़ॉलो कर रहे थे और आज जो चेंज किया ना, वो बताना है आपको। मोस्ट रिसेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके अगर कुछ चेंज है तो वो बताना पड़ेगा और उसको आप एडेक्वेटली क्या डिस्क्लोज़ करोगे, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज़र का पॉइंट हो गया। उसके बाद आप रिपोर्ट करोगे तो क्या-क्या चीज़ें लिखने वाले हो। सो 13 एलिमेंट्स यहाँ पर रहेगा। पहला तो टाइटल रहेगा कि नेम क्या रहने वाला है, हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट, एड्रेसी किसको एड्रेस करने वाले हो, ठीक है? उसके बाद में पीएफआई का आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जहाँ-जहाँ पर आपने उसका रेफ़रेंस लिया आप उसको भी बताओगे। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताओगे कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है पीएफआई बनाने के लिए और अंडरलाइंग असम्पशन्स लेने के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे, लिमिटेड है, जनरल है, रिस्ट्रिक्टेड है, जो भी है। फिर एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर जो भी हमने लगाए हैं ऑन अ टेस्ट बेसिस, एविडेंस जो भी सपोर्ट करते हैं असम्पशन्स को, ये सारी चीज़ें अमाउंट्स एंड डिस्क्लोज़र्स आप बताने वाले हो। और हम बताएँगे कि हमने क्या है नेगेटिव एश्योरेंस दिया है, जो कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन वाली चीज़ है। ओपिनियन आपको बताना है, एप्रोप्रिएट कैविएट्स बताने हैं और जिस डेट पे आप रिपोर्ट साइन करते हो, तो वो भी डेट आपको बताना है और उसके बाद में किस जगह पर साइन कर रहे हो और ऑडिटर का सिग्नेचर। दीज़ थिंग्स नीड्स टू बी स्टेटेड इंटू द रिपोर्ट, ठीक है? उसके बाद में रिपोर्ट ऑल्सो ये बताएगा कि फ़ोरकास्ट और प्रोजेक्शन। तो देखो हमने जो भी फ़ोरकास्ट लिया है, ठीक है? और ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स है ना, वो ऐसे ही सिमिलर या तो सेम टू सेम हो। वो कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें बताने हैं कि दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीएफआई सिंस एंटीसिपेटेड इवेंट्स फ्रीक्वेंटली डू नॉट अकर एज एक्सपेक्टेड। और ये भी बताना है जो भी वेरिएंस है ना, वो मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मटेरियल होगा ही होगा, लेकिन मटेरियल हो जाए तो इससे कोई शॉक वाली बात नहीं है। हम पहले ही बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि पीएफआई में एक रेंज लिखी है और वहाँ पर कुछ एश्योरेंस नहीं है कि एक्चुअल रिज़ल्ट जो है उस रेंज के अंदर फ़ॉल करेगा।
तो पहला नंबर आपने बताना है कि जो भी आपने 5% ग्रोथ रेट लिया है, ज़रूरी नहीं है कि आपका 5% ही हो अगले अगले सालों में। एक्चुअल रिज़ल्ट शायद 6% हो सकता है, 3% हो सकता है और 8% भी हो सकता है, और एक्चुअल रिज़ल्ट्स अलग तो हो ही सकता है। जो डिफ़रेंस है, देखो 3% का डिफ़रेंस है, और डिफ़रेंस मटेरियल भी हो सकता है। तो ये आपको पहले ही बता देनी है। और जो हमने रेंज बताया 100 से 400 करोड़ का वैल्यूएशन, क्या पता हमारा वैल्यूएशन 800 करोड़ हो जाए, तो 20 करोड़ ही हो जाए, ठीक है? जो कि उस रेंज में फ़ॉल ही ना करे। तो ये भी चीज़ आपको बतानी है। और उसके बाद प्रोजेक्शन में भी बताना है कि आपको सेट ऑफ अजम्पशंस लेके आपने बनाया है, और दैट आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू अकर। तो रीडर जो भी रीड कर रहे हैं ना, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि पीएफआई शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन दी जो भी अबव मेंशन इंटेंडेड यूज, जो ऊपर हमने इंटेंडेड यूज बताया है, उसके अलावा आप किसी और पर्पस के लिए इसको आप रीड नहीं करने वाले हो, वरना आप इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो और गलत कंक्लूजन में रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा, जब चीज़ें गलत चली जाएँ, तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन भी देना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज़र इनएडिक्वेट अच्छी तरीके से नहीं किया है, जैसे करना चाहिए था, ऊपर 6 पॉइंट्स हमने दिखाया था, ठीक है? जहाँ पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका कुछ मटेरियल असम्पशन्स था, वो आपने डिस्क्लोज़ ही नहीं किया, तो यहाँ पर क्या इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? तो उस केस में आप क्वालिफ़ाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, या तो एंगेजमेंट से विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में सिचुएशन 2 क्या है? सिग्निफिकेंट assumptions डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द पीएफआई। जो भी सिग्निफिकेंट assumptions लिया है आपने, वो रीजनेबल बेसिस ना प्रोवाइड करें, ऐसा भी हो सकता है। सो उस केस में आपको एडवर्स ओपिनियन दे देना है, ठीक है? कि जब आपने सिग्निफिकेंट assumptions लिया है कि सेल्स 50% होने वाला है, तो रीज़नेबल ही नहीं है, ठीक है? रीज़नेबल बेसिस से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। जैसे कंपनी प्रोजेक्ट 50% एनुअल ग्रोथ रेट इन द डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ही डिक्लाइनिंग है और आपने उसमें 50% का ग्रोथ बता दिया अपनी कंपनी का, तो assumptions यहाँ पर रीज़नेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा एडवर्स ओपिनियन देना है। और अगर आपके अंदर स्कोप लिमिटेशन लगता है, तो आप एंगेजमेंट से विथड्रॉ कर लो या तो डिस्क्लेम कर लो, ठीक है? सो ये रहा सारा पॉइंट्स। और उसके बाद में आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हुए चलनी है कि जो भी आपने एविडेंसेस ऑब्टेन किया है, जो भी एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स लगाए हैं, वो एसएई के अकॉर्डिंग हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और दिस इज़ द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है? अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है, तो माना जाएगा कि आपने काम भी नहीं किया है, ठीक है? सो उसके बाद में 3 चीज़ें जो सीए कभी नहीं कर सकता यहाँ पर पीएफआई से रिलेटेड। एक तो वो एक्यूरेसी को वाउच नहीं कर सकता है, सेकंड वो पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं दे सकता है कि रिजल्ट अचीव ही होगा, और वो एक्सेप्ट एंगेजमेंट नहीं करेगा अगर असम्पशंस क्लियरली अनरियलिस्टिक है। तो ये सारा चीज़ें होगा 3400 का डिस्कशन। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल।